इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज। नमस्कार, एजेंडा में आपका स्वागत है। यूजीसी वितंडावाद के बाद अब आरएसएस मौजूदा आरक्षण व्यवस्था पर नतमस्तक हो गया है। आरएसएस नतमस्तक क्यों हुआ है ये तो वही जाने, लेकिन उसने भी वोट बैंक पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। यह सवाल सवर्ण समाज जरूर दक्षिण पंथियों से पूछ रहा है, पर यह उसके लिए बड़ा मुश्किल काम है और उसे सीधा जवाब नहीं मिल रहा है। दक्षिण पंथी उसे कुतर्कों के जरिए समझाने की बेजा कोशिशें कर रहे हैं। इसीलिए सवर्ण समाज कह रहा है कि पहली बार राष्ट्रवाद घुटने टेक गया है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने देहरादून में तकरीर की और कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है आरक्षण जारी रहना चाहिए, यानी योग्य लोग बलाए ताक में जाएं और अयोग्य लोग खूब फले फूलें, उनका महिमा मंडन किया जाए और वे -40 लाएं तो भी उन्हें एडमिशन मिलना चाहिए। मोहन भागवत भी यही नहीं रुके, वे कहते हैं कि सामाजिक चेतना आ गई है और आरक्षण का लाभ ले चुके संपन्न एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण का लाभ छोड़ रहे हैं। हो सकता है आरएसएस चीफ को अदृश्य चश्मे से ऐसा दिख रहा हो, पर धरातल पर एक भी केस किसी को नहीं दिखा। यह जरूर लोग जानना चाह रहे हैं। बहरहाल आरक्षण खेला कब तक चलेगा और राजनीतिक अलंबरदार और समाज को दिशा देने का दम भरने वाले भारत को कोटा प्रणाली में कब तक रौंदेंगे, ये यक्ष प्रश्न अब सवर्ण समाज को कड़वा ही नहीं जहरीला लगने लगा है। इसी पर हम एजेंडा में चर्चा करेंगे। चर्चा में आजाद आर्मी के फाउंडर अभिषेक शुक्ला जी होंगे, ब्राह्मण सभा की अध्यक्ष पूजा सुरेन जी होंगे और सपा ब्राह्मण समिति के अध्यक्ष अभय दुबे जी भी होंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। और केवल अभी अभय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूजा जी और शुक्ला जी बाद में जुड़ेंगे। अभय जी, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। यूजीसी कानून आया, कहने को आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया है, लेकिन मोहन भागवत जी जो कभी आरक्षण की समीक्षा की बात करते थे अब आरक्षण की पुरजोर वकालत करने लगे हैं। अभय जी, आपको कैसा लग रहा है? जी, पहले तो सादर प्रणाम। नमस्कार। और मैं बताना चाहता हूं कि आज जो है मोहन भागवत जी का ये बयान देख करके मन कुछ विचलित सा हुआ, क्योंकि आज ऐसा लग रहा है कि जो स्वर्ण समाज ने चाहे संघ को या बीजेपी को सपोर्ट किया था, आज बीजेपी और संघ दोनों कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज को बहुत पीछे ले जाने का काम करने जा रही है। जैसा आपने देखा, यूजीसी ला करके आज हमारे स्वर्ण समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक विश्वास का हनन किया गया इस बीजेपी के द्वारा। और जैसा भी हमने पे जो मोहन भागवत जी उसके लिए बोल रहे हैं कि आरक्षण के लिए जी, तो आरक्षण में तो सबसे बड़ी बात यह है कि आरक्षण को तो जड़ से खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उस आरक्षण से हमारा देश बहुत पीछे जा रहा है भैया। उससे हम आगे की तरफ नहीं जा रहे। आरक्षण मिले तो उस व्यक्ति को मिले, उस आरक्षण में संशोधन होना चाहिए। आरक्षण मिले तो उस व्यक्ति को मिले जो वाकई आरक्षण के योग्य हो, जो गरीब तबके का भाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी समाज का हो, आरक्षण उसको मिलना चाहिए। आज आरक्षण का फायदा उठा करके एक से एक बड़े पदों पर बैठे हुए व्यक्ति आज भी उस आरक्षण का लाभ ले रहे हैं और उन्हीं समाज में जो उन्हीं के समाज के जो छोटे तबके के लोग हैं उनको आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिल पा रहा। ठीक है। तो आरक्षण में तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए कि कहीं ना कहीं आरक्षण जो है उसको मिलना चाहिए जो उसका असली हकदार हो। ठीक बात है। अबे जी, एक जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। कहने को सारी बातें कही जा रही हैं कि मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि भेदभाव है, मतलब 79 साल हो गए देश को आजाद हुए, अभी भी उनको समाज में
भेदभाव दिखता है। और उन्होंने और तमाम एक तकरीर में एक बात और कही कि बौद्धिक जब देहरादून में दे रहे थे कि गांवों में यह ग्राफ बहुत बड़ा है। अब आप समझ में नहीं आ रहा है, अगर हम 79 साल बाद भी अगर हम भेदभाव समाज में हो रहा है, ये उनका कहना है, हमें तो नहीं दिख रहा है। अब वो उनको दिख रहा हो तो बात अलग है। ऐसा तो है नहीं कि आरक्षण जिन्होंने ले रखा है उनको नौकरी नहीं मिली, उनको शिक्षा में क्या आरक्षण नहीं मिला, क्या उनके बच्चे आज भी बिल्कुल दोयम दर्जे का जीवन जी रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। सरसब्ज हुए हैं। अखिलेश यादव का परिवार सरसब्ज है, लेकिन वो आरक्षण लेगा क्योंकि आरक्षण की कैटेगरी में वो आते हैं। उनके जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो आरक्षण का लाभ लेंगी। ऐसे में आपको लगता नहीं कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो दो तरह की बातें कर रहे हैं? भाजपा भी उसी नाव में सवार हो गई है कि आरक्षण आरक्षण कर रही है। वोट बैंक पॉलिटिक्स आपको लगता नहीं कि आरएसएस भी करने लगी है? देखिए, हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे कांग्रेस सरकार में आरक्षण को धीरे धीरे खत्म करने का एक प्रयास किया जा रहा था, और जैसा अभी आपने बताया कि बराबर का अधिकार की बात, तो हम बताएंगे आपको कि आज के समय में लगभग लगभग सभी को बराबर का अधिकार मिल रहा है। ठीक है, लेकिन ये बीजेपी जो सरकार है, बीजेपी के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से उस बराबरी को आपसी मतभेद बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे यूजीसी को ला करके कहीं ना कहीं सवर्णों के मन में ओबीसी और दलित समाज के लोगों के लिए कहीं ना कहीं एक घृणा का भाव पैदा कर रहे हैं। जी, हम ना ओबीसी के विरोधी रहे, ना हम कभी अपने दलित भाइयों के विरोधी रहे, क्योंकि जो स्वर्ण समाज और खास करके जो ब्राह्मण समाज होता है, ब्राह्मण समाज हमेशा सर्व जाति को लेकर के चलने का काम करता है। आप अगर किसी शादी विवाह के लिए किसी ब्राह्मण को अगर आप बात करते हैं, तो ब्राह्मण के पास अगर आप बैठ गए तो उन्होंने सबको बुला लिया कि भैया कुम्हार भी हमारे पास है, माली भी हमारे पास है, पानी भरने के लिए कंकर भी हमारे पास है। हर बिरादरी को वो, अगर आप केवल एक ब्राह्मण के पास बैठ जाएंगे तो हर बिरादरी को आपसे मिलवा देगा, क्योंकि ब्राह्मण शुरू से लेकर के आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा ब्राह्मण जो है सर्व जाति को लेकर के चलने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बीजेपी गवर्नमेंट आज जो है आपसी मतभेद बनाने का काम कर रही है, भाइयों को भाइयों से लड़ाने का काम कर रही है। जो बीजेपी एक नारा लेकर के आई थी बीच में कि बटोगे तो कटोगे, वो नारा तो उसने दिया, लेकिन बटकर के कटने वाला सारा काम भी बीजेपी स्वयं ही करा रही है। पहले कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान की बातें होती रही, फिर जो है हिंदू दलित की बातें होती रही, यूजीसी ले आकर के हिंदू ओबीसी की बातें होने लगी। तो कहीं ना कहीं ये आपसी मतभेद और मनभेद बनाने का काम कर रहे हैं। और मोहन भागवत जी बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं, लेकिन इनके बयान कुछ ना कुछ चर्चे में रहने के लिए हमेशा अक्सर विवादित आता रहता है। आपने बीच में सुना होगा, ये ब्राह्मणों में भी जो है इन्होंने कई विवादित बयान दे दिए थे कि ब्राह्मणों में ये उच्च जाति के ब्राह्मण होते हैं, ये नीच जात के ब्राह्मण होते हैं, इस टाइप से, या कई इनके बयान अक्सर आते रहते हैं। जी 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 जी। अभय जी, एक बात जो और उन्होंने इस बात में कही, वो हालांकि कहते रहे हैं लेकिन इस बार उन्होंने बड़ी तेजी से इस बात को उछाला है, सामाजिक विषमता उनको समाज में अभी भी दिख रही है। तो सामाजिक विषमता जो दिख रही है वो कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से वो सवर्णों पर ही अटैक कर रहे थे, कि यानी कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, कायस्थ, यही विषमता पैदा करता है और यही दलित और ओबीसी को निग्लेक्ट करता है। इस तरह की बातें वो पर्दे के पीछे से कह लीजिए, या कहने का तात्पर्य उनका यही था। तो क्या आपको लगता नहीं कि बीजेपी को ओबीसी, दलित, इन सब के वोट बैंक पाने के लिए इस तरह का महिमा मंडन कर रहे हैं? क्या वो समाज को तोड़ने और ये कह लीजिए कि विध्वंस की स्थिति पैदा करने की बातें अब होने लगी हैं क्या? देखिए, क्योंकि आप भी जान रहे होंगे कि बीजेपी का शुरू से नियम रहा है फूट डालो राजनीति करने वाला। ठीक कह रहे आप कि फूट डालो और सत्ता पाओ। ठीक है, और वो आज से नहीं, इनका बीजेपी का जो एजेंडा है ये कहीं ना कहीं टोटल अंग्रेजों का एजेंडा है। जो अंग्रेज करते थे कि फूट डालो राजनीति करो, फूट डालो राज करो, वही एजेंडा आज बीजेपी चला रही है।
कि फूट डालो, राज करो। समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ यही है कि कैसे हम आपस में एक दूसरे को लड़ाएं। ठीक, आज हिंदू को मुसलमान से लड़ाना है, आज हिंदू को ओबीसी से, ब्राह्मण को ओबीसी से लड़ाना है, ब्राह्मण को क्षत्रियों से लड़ाना है। तो इनका बस एक ही काम है कि फूट डालो, आपस में अगर ये एक रहेंगे तो ये इधर उधर जाएंगे, और इन लोगों को आपस में टुकड़ों में बांट देंगे तो ये कहीं ना कहीं सब समेट करके हमारे पास आएंगे। लेकिन देखिए, अब जनता समझ चुकी है, जी जी जनता जान चुकी है कि अब फूट डालने वाला काम नहीं चलेगा। आज आपने जैसे एक बात किया समानता के लिए कि क्या आज जो है हमारे ओबीसी भाई या हमारे जो भाई हैं वो क्या समानता पे आ रहे हैं, तो आप खुद देखिए कि आज हर जगह डीएम, एसपी, एसएसपी या अनेक पदों पर, बड़े पदों पर भी कहीं ना कहीं हमारे सभी भाई ऊपर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समानता बढ़ती चली जा रही है। आज आपके पास मिसाल के तौर पे है हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, जो भारत का सर्वोच्च पद होता है उस पद पे रहे हैं। हमारे आज की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो एक सर्वोच्च पद पे है हमारे यहाँ। तो समानता तो कहीं ना कहीं बहुत तेजी से आ रहा है। ठीक है। अब और अभय जी, आपको लगता नहीं है कि समानता की बात, उन्होंने सामाजिक विषमता की जो बात की है, समानता आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आरक्षण की जिस तरह से वकालत अब मोहन भागवत जी ने की है, पहले वो समीक्षा की बात कर रहे थे, अब उन्होंने आरक्षण की वकालत शुरू कर दी है। तो क्या आपको लगता नहीं 2024 में जिस तरह का डेंट बीजेपी को मिला था, वही बदलाव देख रहे हैं क्या? देखिए, मोहन भागवत जी डर गए हैं। उनको ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाला है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी, जो एक पीडीए को लेकर के चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भागवत जी के मन में ये डर आ गया है कि पीडीए यानी हमारा जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक भाई है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से और दूरी बना रहा है। उसके लिए इन्होंने एक नया शिगुफा छोड़ दिया है कि फिर से आरक्षण को जो है बढ़ावा देने के लिए, कि कहीं ना कहीं वो जो पिछड़ा और अल्पसंख्यक भाई जो है वो हमसे जुड़े। इसके लिए उन्होंने एक ये नया दांव चला है। और आप लोकसभा चुनाव देखिए, लोकसभा चुनाव में आज हमारी सीट जो समाजवादी पार्टी को बहुत बढ़त मिली। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीडीए ने पूरा योगदान किया, पूरा सहयोग के साथ जुड़ा उसमें। समझ रहे? तो लेकिन अब बीजेपी की बातों में पब्लिक नहीं आने वाली है, क्योंकि लोग मालूम है कि ये केवल और केवल हर चुनाव के लिए एक नया शिगुफा ले आते हैं और ये कुछ करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बातों से ही इनको आगे के चुनाव की रणनीति बनानी होती है और आपस में लड़वाने का काम करना होता है। अबे जी, आपको लगता नहीं कि पीडीए से थोड़ा सा ये विचलित हुए, इसीलिए यूजीसी कानून ले आए? ये वही जी, ये की परिणति देख रहे हैं क्या? जी, ये थोड़ा नहीं, ये बहुत विचलित हुए हैं, क्योंकि इनको मालूम है कि आज हमारा जो पीडीए समूह है वो कहीं ना कहीं खुल करके एकदम पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। पीडीए में केवल पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक नहीं है, पीडीए में अगड़ा भी है, पीडीए में आदिवासी भी है, पीडीए में ये सभी लोग मिल करके और समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप एक चीज समझिए, आज समाजवादी पार्टी का जो सर्वोच्च पद होता है जी, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने श्री माता प्रसाद पांडे जी को बना करके और अगड़ों का भी बहुत बड़ा सम्मान करने का काम किया है। तो अगड़ा भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के साथ पूर्णतः जुड़ा हुआ है और बाकी हमारे चाहे पिछड़े भाई हो, दलित भाई हो, अल्पसंख्यक भाई हो, वो सब तो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े ही हुए हैं। और इससे भारतीय जनता पार्टी हो, संघ हो, वो कहीं ना कहीं डर रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पीडीए से हम 2027 में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। पूजा जी, हमारी आवाज आ रही है आपको?
पूजा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? पूजा जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, जी हाँ। पूजा जी। हेलो। हाँ, हाँ पूजा जी, मैंने आरएसएस जी के जो चीफ हैं मोहन भागवत, उनको लेकर जी अभय अभय जी ने भी तमाम सारी बातें कही हैं। उन्होंने एक जी बात जी अभी देहरादून में कल कही कि जो सामाजिक भेदभाव है वो अभी भी समाज में दिख रहा जी है, भारतीय समाज में। आपको क्या लगता है, जी दिख रहा है? आरक्षण के बाद भी दिख रहा है क्या? और उन्होंने ये कहा है कि जब तक भेदभाव दिख रहा है तब तक आरक्षण की जी व्यवस्था लागू रहनी चाहिए। क्या आप उनकी बातों पर जी। सहमत हैं क्या? देखिए, जिनकी बात आप कर रहे हैं मोहन भागवत जी की, अगर आप इनके पिछले बयान उठाएंगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये कुछ भी सोचे समझे बगैर बोलते हैं। अगर हाँ इनका 2019 का बयान आप उठाएंगे तो ये आरक्षण को अभिशाप बता रहे थे जी और ये कह रहे थे कि इस पर कहीं ना कहीं बात होनी चाहिए, आरक्षण हटाने के लिए बात होनी चाहिए। जी फिर ये कभी बोल देते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक आरक्षण रहेगा। फिर ये हाँ कभी बताने लगते हैं कि सब एका हो। फिर ये कभी बताते हैं कि हम रिमोट नहीं है बीजेपी के, जबकि ये भाषा उन्हीं की बोलते हैं। तो हाँ इनकी बात मुझे थोड़ी समझ में कम आती है। ठीक बात। मोहन भागवत जी भले ही बहुत ज्यादा अच्छे पद पे पहुंच गए हो, लेकिन मुझे लगता है कि उम्र के साथ साथ दिमाग धीमा हो जाता है, तो वो समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो उनकी तो बात पर कोई मुद्दा ही नहीं उठता। जी जो चीजें हैं आरक्षण की, हम आरक्षण के खिलाफ क्यों ना जाएं, बस हम ये बात करना चाहते हैं। ठीक बात है। हम लगातार अगर अपने आप को नीचे गिरता हुआ देखे तो क्या हमें उठकर खड़े होने की भी अनुमति लेनी पड़ेगी? अच्छी बात। क्या समाज में हमें आगे चलने के लिए भी इनसे पूछना पड़ेगा? और एक ऐसा वर्ग जो कि ऑलरेडी आगे है, आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक ये जो लगातार धर्म की और जाति की राजनीति कर रहे हैं, इन्हें ये लग रहा है कि इससे इन्हें सफलता मिलेगी, मगर मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी प्रकार से सफल हो पाएंगे। ठीक बात है। पूजा जी एक बात उन्होंने जो कही वो थोड़ा हम आपसे साझा भी करना चाह रहे हैं और आप उस पर अपना जी व्यू जी पॉइंट रखिए। उन्होंने कहा कि जी गांवों में सामाजिक विषमता ज्यादा दिख रही है एज कंपेयर टू शहरों के। एक बात उन्होंने कही। दूसरा उनका ये कहना था कि आरक्षण में सभी लोगों को लागू किया जाना चाहिए। ठीक बात है, वो सभी लोगों को मिल रहा है, लेकिन उनकी एक बात जो समझ से परे है, उनका कहना है कि जो संपन्न एससी एसटी और ओबीसी हैं उन्होंने आरक्षण का लाभ छोड़ दिया है। क्या आपको दिखता है समाज में जो मुझे एससी एसटी ओबीसी जो बहुत संपन्न हो गए हैं उनके बच्चे क्या आरक्षण का लाभ छोड़ चुके हैं? वो आरक्षित वर्ग में कोई भी एप्लीकेशन या पढ़ाई या नौकरी नहीं करना चाहते हैं क्या? ये तो मुझे लगता है कि इन्हें खुद ही क्या ये अपने ही किए हुए फैसलों पर या तो ये सवाल उठा रहे हैं, जी क्योंकि अगर वो आरक्षण छोड़ चुके हैं तो आप आरक्षण चपका क्यों रहे हैं उन्हें? अगर एक संभ्रांत एक मजबूत जगह पे पहुंचा हुआ व्यक्ति आपसे कुछ लेना ही नहीं चाहता तो आप जबरदस्ती कटोरा क्यों थमा रहे हैं उन्हें? हाँ फिर तो आपको उनसे आरक्षण ले लेना चाहिए। जी तो आपने क्या किया? आरक्षण का कहीं नाम भी नहीं था, आप यूजीसी जैसा काला कानून लेकर और आ गए। हाँ तो हाँ आप ये अपनी ही बातों पर नहीं रहते। पहले तो आप इनसे पूछे कि एग्जैक्टली एक पिछड़ा वर्ग चाहता क्या है आपसे। अगर हम कहीं सबल हो गए, सक्षम हो गए और हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे हैं तो आपने ये यूजीसी कानून बिना किसी बात के, बिना किसी की मांग के आप क्यों लाए? या तो आपको समाज में इस तरीके का बवाल उठाने थे, आपको समाज में अराजकता फैलानी थी, जाति विभेद करना था। आपको अच्छा नहीं लग रहा था कि चुनाव आ रहा है, कोई अटैक नहीं हुआ, कहीं कोई बात नहीं हुई, कहीं कोई बवाल नहीं हुआ, कुछ लाओ, तो आपने यूजीसी आप ले आए। जब बच्चों की पढ़ने का समय आ गया, जब बच्चों ने नए नए फॉर्म भरे हुए हैं, जब बच्चों पे के रोजगार पर बात होनी चाहिए, जब यहाँ पर बढ़ी हुई महंगाई पर बात होनी चाहिए, उस समय आपने हमारे जो देश के भविष्य है उनको सड़क पर उतार दिया है, केवल और केवल किस लिए कि वो अपने स्टेबिलिटी के लिए लड़ रहे हैं। तो ये तो सीधे सीधे एक राजनीति हुई ना। बिल्कुल हुई, बिल्कुल। और इतनी गंदी राजनीति, आप लाशों पे राजनीति कर रहे हैं।
एक यूजीसी एक्ट जिस पर यहाँ पर रोक लग जाती है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, 19 मार्च तक का एक समय देता है कि अभी उस पर बयान आना बाकी है, अभी उस पर मतलब किसी तरीके का कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन उसी एक्ट के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में इसमें केस दाखिल हो जाता है। ठीक तो कह ये रही हैं। कैसी राजनीति हो रही है? तो पूजा जी, यूजीसी कानून तो बड़ा कैलकुलेटिव आया। अब मोहन भागवत जी आरक्षण की पैरवी कर रहे हैं, वो भी बहुत कैलकुलेटिव होगा। उसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा खेल होगा, पूरी स्ट्रेटेजी होगी कि कैसे हम इस चीजों को करेंगे, ओबीसी वोट हमारे पास आ जाए। ये सब तो चल ही रहा खेल है। देखिए, लेकिन आपको एक लगता है- नहीं कि भाजपा जो है एक हो इस तरह का जो नारा देती है, वो खुद ही उस चंगुल में फंस गई है और पूरे समाज को विखंडित करने की तैयारी कर रही है? आप समझिए, भाजपा ने शुरू से ही, मुझे तो जो दिख रहा है, जो मैंने अपनी इतने सालों की समाज सेवा में जो मैंने देखा, हालांकि मैं किसी राजनीति से कोई संबंध नहीं रखती पार्टी से, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लेकिन जो चीजें मैं देख रही हूँ कि जब से भाजपा आई है, ये केवल ये नारा तो दे रही है, हम एक रहेंगे, एक रहोगे तो कटोगे नहीं, बटोगे नहीं एंड ऑल, बट बांटने की जो पूरी राजनीति है वो चला यही रही है। ठीक कह रहे हैं। बराबर ये जो बांटते चले आ रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी मस्जिद के नाम पे, और अब इन्होंने एक नया जुमला दिया कि यूजीसी के नाम पे बंटो। सबसे ज्यादा जो जो सवर्ण जाति को जो ये टारगेट करके जो कार्यक्रम हो रहा है, आप इसको हल्का सा पीछे जाएंगे तो ये जो जनगणना हुई है, हाँ, जो जिस तरीके की जो जनगणना कराई गई, उसका मोटिव ही यही था कि पहले आप ये पता करो कि हमारा वोट बैंक सबसे ज्यादा कौन है, और जो अब वोट बैंक ज्यादा है हमें, हाँ, जो नए सेंसस को इन्होंने लागू किया है, उसमें कहा है कि मतलब आपकी जाति भी बतानी पड़ेगी, जाति भी बतानी पड़ेगी। तो ये जी, और एक जब तरफ मोहन भागवत कहते हैं कि जाति छोड़ के आप हिंदू बनने पर आइए, एक तरफ हाँ। भाजपा कहती है कि आपको अपनी जाति बतानी पड़ेगी। ठीक कह रहे हैं। एक तरफ ये यूजीसी एक्ट कहता है कि नहीं, सवर्ण तो है ही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से क्रिमिनल। तो फाइनली अगर हमारे देश की सरकार ये समझ रही है कि आप सवर्ण को अनाथ समझ रहे हैं, या हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप इस विभेद में मत जाइए, हम स्वयं ही विकल्प बनकर फिर उतरेंगे, और आप अगर हमारी वजह से आ सकते हैं तो हमारी वजह से जाएंगे भी। ठीक बात है। पूजा जी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अभय जी, बहुत बातें पूजा जी ने बड़ी साफ सुथरे तरीके से कही है। क्या आपको लगता है कि जो 2027 का चुनाव हो रहा है, सपा एक नए फ्रेमवर्क पे चुनाव लड़ेगी क्या? जी बिल्कुल। ये सच्चाई है कि 2027 कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, और जिस अगड़े समाज ने, जिस स्वर्ण समाज ने, ब्राह्मण समाज ने मिल करके पिछली बार बीजेपी की सरकार बनाई थी, वही स्वर्ण समाज, वही अगड़ा, वही पीडीए, सभी मिलकर के इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की भारी विजय दिलाने की ओर जा रहे हैं। ठीक बात। और कहीं ना कहीं ये 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक बात। पूजा जी, बहुत सारी बातें इन्होंने भी कही, अभय जी ने भी, लेकिन एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही, हम आपसे जानना चाह रहे थे। आप तो बहुत करीब से समाज को देखती हैं। आरक्षण का लाभ क्या आपको लगता है सभी वर्गों को मिला है क्या? तमाम सारी उपजातियां हैं ओबीसी में, एससी एसटी में, वो आज भी आरक्षण की व्यवस्था या आरक्षण के लाभ से वंचित हैं। क्या उन्हें आरक्षण का लाभ मिले, इस पर सरकारों को फोकस नहीं करना चाहिए क्या? देखिए सरकार जो है वो केवल स्वयं के लाभ पर फोकस करती है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता सड़क पर कौन उतरा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन अनशन पर बैठा है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। आप अगर ग्राउंड लेवल पे जाएंगे तो जो लोग आज विरोध कर रहे हैं ना, वो किसी संभ्रांत जगह से या किसी अच्छी फैमिली के ही निकल कर वहां पर लड़ रहे हैं। जो ढपलीबाजों की जो बातें चल रही हैं जिस तरीके की, तो आप ये देखिए कि उन्हें पढ़ने भेजा गया था। ठीक, तो कहीं ना कहीं आप सक्षम रहे तब ना पढ़ने गए।
और जी, जी। जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो उस वर्ग तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो उस पायदान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो आज भी अपनी बातों को नहीं कह पा रहे हैं, वो अपनी परेशानियां नहीं बता पा रहे हैं। और हम लोग क्या है, हम लोग इसी राजनीति में, इसी उधेड़-बुन में, उथल पुथल में केवल फंस कर अपनी जो जेन्युइन हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी डिमांड्स हैं, जो हमारी बातें हैं, वो हम सरकार को बता रहे हैं, मगर वो अंधी और बहरी होकर बैठी हुई है। ठीक बात है, ठीक बात। क्योंकि उसने कहीं ना कहीं इन्हीं सारे शोर को, इन्हीं सारी उलझनों को, इन्हीं सारे प्रोपोगंडास को बढ़ाकर उन जेन्युइन हमारी जो जरूरतें हैं उनको दबा दिया है। पूजा जी, आप इस परिप्रेक्ष्य में, यूजीसी कानून के परिप्रेक्ष्य में या आरक्षण के परिप्रेक्ष्य में, आप अभी आरएसएस और बीजेपी के लोगों से आप बात करिए तो वो कह रहे हैं कि चुनाव के वक्त हम सब, आप जितने सवर्ण लोग हैं वो सब भूल जाएंगे, हमारी सत्ता फिर आएगी क्योंकि हम काम कर रहे हैं। आपको लगता है वो आज भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हैं या कॉन्फिडेंस में है कि सत्ता में फिर हम पुनः लौटेंगे? उनको ये इस बात का कोई वो नहीं हो रहा है, रंज नहीं है कि वो हम यूजीसी कानून ले आए हैं, हम आरक्षण को और लागू कर रहे हैं? वो तो ये कह रहे हैं कि हमने सवर्णों को 10% आरक्षण की वकालत की और लागू भी कर दिया है। तो क्या मतलब वो गरीब सवर्णों के नाम पर सब चीज सब जायज मान लेंगे? क्या उनसे सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? देखिए, ये जो सरकार इस समय है ना, आप अगर, आप लोग तो हमसे ज्यादा जानकारी रखते हैं, इन्होंने कभी अपने नेताओं को ना बोलने दिया, ना ही अपनी आवाज उठाने दी। और खासकर ये चीज मैंने बीजेपी में बहुत ज्यादा देखी। इनका हर एक ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता अगर आप पता करेंगे तो दुखी ही है। वो चाहता ही है कि हम कुछ बोले, मगर वो बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसको फिर 6 साल के लिए वो बैन कर देंगे पार्टी में। वो व्यक्ति जो पिछले 20 साल से कार्यकर्ता बना, मेहनत कर रहा है, जो हर साल ये उम्मीद लगाकर बैठता है कि अगले 5 साल बाद शायद हमें टिकट मिलेगा, वो ये कैसे बर्दाश्त कर लेगा कि उसको हटा दिया जाए? तो वो तो बोलेगा नहीं। अब आते हैं इनके ऊपर तबके के नेताओं पर। वो अगर किसी के भी खिलाफ, अगर वो इस यूजीसी के खिलाफ या वो किसी भी अपनी क्रियाशैली इन बड़े बड़े नेताओं के किए हुए एक एक फैसले के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोलता है तो तुरंत आला कमान से उनके पास क्वेश्चन आ जाता है, आपने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इनकी पार्टी में तो बोलने के लिए भी इन्हें पहले इजाजत लेनी पड़ती है कि हमें ये बोलना है या नहीं बोलना है। तो अब आप समझिए, इनके पास 2-3 मुद्दों के अलावा कभी किसी भी आप इनके बड़े बड़े भाषण सुनेंगे तो आपको यही सुनाई देगा, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, हमने राम मंदिर बना दिया, हमने फलाने राज्य में स्वराज्य ला दिया। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई वर्क नहीं है। आप इनसे महंगाई की बात करेंगे, ये नहीं जवाब दे पाएंगे। आप इनसे बेरोजगारी की बात करेंगे, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। ये नहीं बता सकते हैं कि जो कश्मीर में जिस तरीके का जो अटैक हुआ वो एग्जैक्टली हुआ किसकी लेकिन की वजह से, वो ये नहीं बताएंगे। वो इस बात को पीछे कर देंगे, वो तुरंत सर्जिकल स्ट्राइक को ले आएंगे। अरे बच्चा हुआ वो 9 महीने तक धीरे धीरे उसने चलना सीखा, बड़ा आगे बढ़ा, साल भर का हो गया, लेकिन अब वो क्या कर रहा है, इस पर तो ध्यान ही नहीं है। ध्यान केवल इस बात पर है कि हाँ, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, वो वहीं पर ही अटके हुए हैं। वो इसके ऊपर की कविता हमको बता ही नहीं पा रहे हैं। तो वो इस इतने बड़े मुद्दे पर वो कैसे सामने आकर जवाब दे सकते हैं? हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे कानपुर के कुछ नेता हैं जिन्होंने आवाज उठाई भी है। जी, कलराज मिश्रा तो थोड़ा मुखर हुए हैं, उन्होंने भी यूजीसी कानून की मुखालफत की है। उन्होंने कहा है कि नहीं, ये कानून तत्काल वापस होना चाहिए। वो तो स्टे की बात है। अभय जी, बहुत बातें अब सामने आ ही रही हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आज ब्रजेश पाठक जी ने जो अपने प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी से भी बात की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की किताब दी है उनको, इस तरह की भी बातें हुई हैं। ब्रजेश पाठक कोशिश में लगे हुए हैं कि ब्राह्मणों की नुमाइंदगी पूरे प्रदेश में दिखने लगे। आपको लगता नहीं है कि ब्राह्मणों को हाशिए पे डालकर अब भाजपा जो है वो ओबीसी पर ही फोकस कर रही है?
जिन्होंने उनको सत्ता पे बैठाया वो उनको हाशिए पे डालना चाहते हैं। और वो टोटल सवर्ण क्लास को ही वो ये कह रहे हैं कि सवर्ण क्लास तो है वो पूरे प्रदेश में 22-23% है, वो 36 और 37% नहीं है। इसको किनारे करिए, ये तो हम ही को वोट देगा, इसके पास कोई विकल्प नहीं है। इस तरह की जो मैं की स्थिति है, अहम की स्थिति है, वो क्या आप समाज में टूटने लगी है क्या, सवर्ण समाज में खासकर? अभय जी, आपकी आवाज म्यूट है जी, बोलिए। सवारी करने वाला आदमी जी जाता है। हाँ बोलिए। ने कहा कि एक कहावत है कि सवारी बीजेपी भी कहीं ना कहीं वही डुबाती है कि स्वर्ण से बीजेपी को। आपकी आवाज कट रही है। बीजेपी ने ओबीसी। पूजा जी आप ही बताइए, बहुत सारी बातें तो कह ही हैं, लेकिन सवर्ण समाज को जिस तरह से भाजपा ने हाशिए पे डालने की कोशिश की है, चाहे वो यूजीसी कानून को लेकर है, और वो उन्होंने ये मैसेज भी दे दिया है कि हम आरक्षण को बंद नहीं करेंगे, समीक्षा भी नहीं करेंगे उसकी, और हम उसको लगातार जारी कर देंगे। हालांकि कांग्रेस के युवराज उनसे 4 कदम और आगे हैं। उनका ये मानना है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतना उसको आरक्षण मिले, यानी कि अगर ओबीसी वर्ग 50 से 60% है तो 60% उसको आरक्षण दिया जाना चाहिए। सवर्ण अगर बिल्कुल 8-9% पे है तो उसे 8-9% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो क्या आपको लगता है नहीं पॉलिटिशियन जो हैं संविधान विरोधी गतिविधियों में तल्लीन हो गए वोट बैंक के लिए क्या? पूजा जी, पूजा जी, अबे जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए अभय जी। हाँ, तो हम बता रहे थे कि एक बहुत पुरानी कहावत शायद आपने सुना होगा कि 2 नाव की सवारी करने वाला आदमी अक्सर डूब जाता है। ठीक कह रहे हैं। आज बीजेपी प्रयास कर रही है और वो डूबने के कगार पर है। जी, जिस स्वर्ण समाज को आज पौधे पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उसी स्वर्ण समाज को छोड़ करके अब वो अलग अलग सभी को बटोरने में लगी है और उस स्वर्ण समाज भी निकल रहा है। स्वर्ण समाज पूर्ण रूप कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी। आप देखिए कि में भगवान परशुराम को उपलक्ष्य में छुट्टी देने हुई तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार आते ही जन्मोत्सव पर छुट्टी दी गई। उसके बाद अगर देखिए तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में अगर ब्राह्मणों के साथ सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा समस्याएं उत्पन्न की गई वो इसी भारतीय जनता पार्टी की गई। समाजवादी पार्टी ने मानो एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे कहीं ना कहीं ये दर्शाने का प्रयास किया कि ब्राह्मणों का सम्मान कहीं है तो वो समाजवादी पार्टी में है। आज ब्रजेश पाठक जी मंत्री होने के बावजूद भी, जी उप मुख्यमंत्री के बावजूद भी उनके हाथ में इतना पावर नहीं है कि वो अपने ही विभाग के किसी अधिकारी को ये किसी एक छोटे से विभाग के का उसको सस्पेंड नहीं करते हैं। समझ लीजिए, तो उनको दे दिया गया है लेकिन हाथ में पावर नहीं दिया। वो एक भारतीय जनता पार्टी ने बैठाल दिया है ब्राह्मणों को लुभाने के लिए। लेकिन ब्राह्मण जान रहा है, ब्राह्मण इस बात को, अगर ब्राह्मण को अपना सम्मान बचाना है
तो कहीं ना कहीं उसको सही चयन करने का जरूरत है और बदलाव निश्चित है। 2027 में कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज, पूरा ब्रह्म समाज इस समाजवादी पार्टी के सामने को तैयार बैठा है। अभय जी, शंकराचार्य क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद को भी अब जेल जाने की नौबत आ गई है। उनको भी कहीं ना कहीं हाशिए पे डालने की कोशिश की जा रही है, उन पे पाक्सो ऑक्सो सब लगाया जा रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि भाजपा सरकार डायरेक्ट अब अदावत में उतर आई है कि संत समाज को भी उन्हें डिस्कार्ड किया जाए? हालांकि तब वो विवादित हैं, लेकिन विवाद का मतलब ये नहीं है कि कोई भी संत समाज के साथ आप किसी भी तरह की बदसलूकी या किसी भी तरह का कोई गलत मैसेज फ्लोट करें। अगर संत समाज को इस तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव तो गलत सेट हो ही जाएगा। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये कहीं ना कहीं बीजेपी का अति है और जी जब अति बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्षति की तरफ लेकर के जाता है। जी 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 और अब बीजेपी क्षति की तरफ रूप से तैयार है, क्योंकि उनका अति बहुत ज्यादा बढ़ गया है। देखिए, हमारा भारत जो है कहीं ना कहीं हमारे सनातन, हमारे संस्कृति से हमारे भारत का और आज जो है जो हमारे जो भी संत समाज के लोग हैं उनको ना उनकी अभी एक की चुटिया खींची गई थी। आप लोगों ने भी बहुत आया जी जी माघ में वहां एक शिष्य मतलब पूजा पाठ करता है, उस बच्चे की चुटाई ये दर्शाना है कि हम की तरफ है, हम इनके है, वो किसी की नहीं है। इसका काम सिर्फ और सिर्फ वो कागजों पे काम करती है, बाकी उसका उनका ना स्वर्ण समाज ना ओबीसी समाज ना उनसे से कुछ नहीं लेना, उनको सिर्फ और सिर्फ वोट से लेना है। किस किस तरीके ऐसा होगा, सिर्फ और सिर्फ उनका यही मकसद होता है। ठीक बात है। जब से आपने देखा होगा, जब से बीजेपी सरकार आई ना हम पढ़ाई की बातें कर पा रहे हैं, ना हम रोजगार की बातें कर पा रहे हैं, हम महंगाई पे बोल पा रहे हैं। केवल और केवल हम सिर्फ आज हम देखते हैं हर चैनलों में जो भी डिबेट होता है तो कहीं ना कहीं जाति डिबेट होता है, कहीं ना कहीं समुदायों पे होता है, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान पे डिबेट होता है। आज के समय में कहीं भी पढ़ाई लिखाई पे कोई डिबेट नहीं हो रहा है। महिला से कम होगी इस पे कोई, हमारा भारत कैसे ऊंचा बनेगा, कैसे अन्य देशों में हमारे भारत का नाम बड़े छोड़ा, उसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही है। बस चर्चा क्या हो रही है कि आज हमको और आपको आपस में लड़ाने का सिर्फ और सिर्फ प्रयास किया जा रहा है। अभी मोदी जी ने एआई समिट दिल्ली में कराई और ये कहा गया कि भारत जो है वो सरसब्ज हो जाएगा, एआई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो जाएगा, ये उन्होंने बात कही है। लेकिन सच्चाई इससे कुछ इतर है। अगर धरातल पे आप देखिए तो भारत के पास केवल 400 डेटा सेंटर हैं, अमेरिका के पास 4000 हैं, चाइना के पास बताया जा रहा है 8000 हैं। तो अभी तो हम लोग एआई पे बहुत पीछे हैं, अभी तो कई साल लगेंगे उस अमेरिका बनने के लिए, लेकिन उसकी बातें कोई नहीं कर रहा है। बुनियादी ढांचा उस तरह का हमारा है नहीं जिस पर हम ये कहीं ना कहीं इतराएं कि हम एआई टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हो गए हैं। ठीक है, प्रयास था वो एक, लेकिन उस प्रयास के पीछे तमाम और भी तो दिक्कतें थी। आप देश को पूरे दुनिया में किसी भी देश में आरक्षण लागू नहीं, आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। हिंदुस्तान में केवल आरक्षण की व्यवस्था है। ऐसा देखा जाए तो वो ये चाहते हैं कि आरक्षण से ही हम जो पिछड़ा समाज है या जो दलित समाज है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ खास क्लास के कुछ खास जातियां ही आरक्षण का लाभ ले रही हैं। तमाम जातियों को आरक्षण का लाभ मिल ही नहीं रहा है
और वो सीना तान के खड़ी हो गई, वो सरसब्ज भी हो गई, संपन्न भी हो गई हैं, लेकिन आरक्षण का उन्हें लाभ नहीं मिल रहा है। मैं आपसे फाइनल कमेंट चाह रहा था, दुबे जी, क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में जिस तरह से अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी नई पार्टी सनातन पार्टी बनाने का ऐलान किया है वृंदावन में, आने वाले वक्त में क्या सवर्ण समाज गोलबंद होकर क्या सबको सबक सिखाने जा रहा है क्या? जी देखिए, समाज खास राजनीति अहम भूमिका निभाता है जी, क्योंकि सरकार के सरकार बनने में स्वर्ण समाज का बहुत बड़ा योगदान होता है जी, और स्वर्ण समाज अब की बार मन बना लिया है कि सरकार बदलनी है। अब की सरकार तो बदलने वाली बदलेगी। है, क्योंकि देखिए आज जो वो हमारी लक्ष्य है, जो केवल और केवल हर बार आकर के एक नया जुमला ले जाते हैं, लेकिन काम धरा नहीं हो रहा है। तो स्वर्ण समाज भी इस बात को बखूबी समझ रहा है और हमारे चाहे ओबीसी चाहे दलित भाइयों, वो भी इन बात को समझ रहे हैं कि हमें लड़ना नहीं, हमें सबको मिल करके सरकार को बदल देना है। ठीक कह रहे हैं। तो आने वाले वक्त में भाजपा के लिए कह लीजिए या सभी पार्टियों के लिए एक परीक्षा की घड़ी होगी। अपर क्लास या सवर्ण समाज कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नैरेटिव बनाने में वो आगे तो है ही है, और अगर उसने थोड़ा भी गड़बड़ सड़बड़ किया या उसने स्विंग वोट के सहारे कुछ थोड़ा सा गड़बड़ करने की कोशिश की तो किसकी सरकार बनेगी ये अंत तक तय नहीं हो पाएगा। बहरहाल अभय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों ने एक चर्चा की आरक्षण को लेकर, फिर आपको नए विषय में शामिल करेंगे। थैंक यू। आखिर संघ भी आरक्षण की ओर चल ही पड़ा है। वो आरक्षण की समीक्षा करने की बजाय वो करने लगा है कि नहीं आरक्षण लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि उसे भी भाजपा के सहारे सत्ता का सुरूर, आनंद की अनुभूति देने लगा है। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। समर कूल लाइफ बनाए वंडरफुल समर कूल और थर्मोकूल वॉशिंग मशीन, इंडिया का नया अंदाज।